आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शाद अली। आज संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम संविधान की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। 3 क्वेश्चंस यहां से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी 3 प्रकार के प्रश्न इसी वीडियो से आपको देखने को मिलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है संविधान को समझने के लिए ये लेक्चर। तो पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, तभी आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अगर हम बात करें संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए जिन नियमों की ज़रूरत होती है हमें, या जिन कानूनों की ज़रूरत हमें किसी देश के शासन को चलाने के लिए पड़ती है, उन्हीं नियमों कानूनों के कलेक्शन को या संग्रह को हम संविधान बोलते हैं। बहुत सिंपल है। और पूरे विश्व में अगर हम देखें तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश का ही है। भारत का संविधान क्या है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश के संविधान को 26 नवंबर 1949 को बना लिया गया था और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 जिस दिन इसे लागू किया गया, उस दिन को हम जानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। आप समझेंगे जब ये संविधान बना लिया गया तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना किस तरह से बनाई गई। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन लागू हमारा संविधान हुआ, उसे ही हम बोलते हैं हमारा मूल संविधान, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब ये संविधान लागू किया गया था तो हमारे संविधान में जो, अगर आप इसके संरचना पर गौर करेंगे तो उसमें एक प्रस्तावना है। मूल संविधान में क्या है? मूल संविधान में एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या होती है? हमारे संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन है। ये प्रस्तावना को ही हम बोलते हैं उद्देशिका हिंदी में। तो हमारे देश के लोगों ने जो आइडियल्स और एस्पिरेशंस थे, जो उद्देश्य हैं, वो सारे के सारे इस प्रियम्बल में बता दिए गए हैं। और इसको, हमारे संविधान को जो बांटा गया था वो 22 भागों में बांटा गया। 22 पार्ट्स थे इसमें, और अनुसूचियां, शेड्यूल 8 अनुसूचियां थी। और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल्स की, तो 395 आर्टिकल्स थे हमारे मूल संविधान में। मूल संविधान मतलब जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसी को हम मूल संविधान बोलते हैं। अगर हम आज वर्तमान की बात करें 2021 की, 2021 में अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो, इसमें देखो 1950 को लागू किया गया था और अगले ही साल 1951 में पहला संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और अगले ही वर्ष पहला संशोधन किया गया संविधान में, जिसमें हमारे संविधान से भाग 7 पार्ट 7 को हटा दिया गया था। जिसमें अभी अगर हम देखें, इसमें मूल संविधान में 22 भाग थे, 22 में से एक पार्ट यानी भाग 7 को हटा दिया गया था। तो इस हिसाब से 21 भाग बचे। लेकिन बाद में और टाइम बीतता गया, उसके बाद में 4 नए भाग इसमें जोड़े गए थे। तो अब हमारे संविधान में अगर देखें तो वर्तमान में 25 भाग हैं। कौन कौन से 25 भाग हैं, कौन कौन से 25 भाग से पहले 22 भाग थे, दोनों को अभी हम देखेंगे। और जो अनुसूचियां थी 8 थी मूल संविधान में, वर्तमान में 12 अनुसूचियां, यानी 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गईं। और जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल थे, और वर्तमान में देखें तो ये संख्या 465 से ऊपर जा चुकी है। आपसे जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो मूल संविधान पर पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। आंसर होगा 22। वर्तमान में अगर पूछेगा वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आंसर होगा 25। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे? 395। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। और अगर संशोधन की बात करेंगे तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसको एक बार संशोधित किया गया था, इसमें एक बार चेंजेस किए गए थे। बस एक ही बार इसमें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन हुआ है प्रस्तावना में संविधान की। चलिए पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना को ही देखेंगे, फिर भागों को देखेंगे, फिर अनुसूचियों को। वैसे संविधान की प्रस्तावना में लिखा क्या है ये आपके सामने है। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें लिखा है, उसकी जो शुरुआत होती है, पहला ही प्रश्न यहाँ से ही पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है संविधान की प्रस्तावना की। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। इस प्रियम्बल से ही आपको 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग। बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर को हमारे देश के संविधान को ये क्या कर दिया था, बना लिया गया था। और इसको एक तरीके से ये ऐसे ही डायरेक्टली लाइन पूछी हुई है आपसे परीक्षा में कि हमारे देश के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के नोट्स हैं आपके पास में, उनको आप रिवाइज करिए और यहाँ पर आपका रिवीजन दोबारा से साथ में चलता रहेगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी यहाँ से समझ में आएगा। तो संविधान की प्रस्तावना जो है, इसी को संविधान का परिचय हम कहते हैं, संविधान की भूमिका इसको हम बोलते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था और उस उद्देश्य प्रस्ताव पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है ये हमारी पूरी प्रीएम्बल। और इस प्रीएम्बल में एक बार संशोधन किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इस संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें पहली बार अमेंडमेंट किया गया और आज तक एक ही बार इसमें संशोधन किया गया है। और वो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब किया गया था और इसमें क्या चेंजेस किए गए थे, इस प्रस्तावना में क्या कमी थी इसमें। तो इस प्रस्तावना में जब पहली बार अमेंडमेंट किया गया तो इसमें 3 नए शब्द को ऐड किया गया था। कौन कौन से थे? एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 नए शब्द ऐड किए गए थे इसमें। इसको हम बोलते हैं, देखिए अगर इसको इंग्लिश में हम बोलें तो इसको बोलेंगे सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि हम किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त हैं, यानी हम पर कोई बाहरी शक्ति का अब कोई नियंत्रण नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हम पूरी तरह से सोवरेन हैं, पूरी तरह से आज़ाद हैं। इसमें समाजवादी जो शब्द है इसको बोलते हैं हम सोशलिस्ट। दूसरा शब्द इसमें है, इसको हम बोलते हैं सेकुलर। तीसरा शब्द है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 नए शब्द ऐड किए गए थे इसमें। तो ये भी पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 नए शब्द ऐड किए गए थे इस संशोधन में। संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन न्यायों की भी बात की गई है, ये भी आप याद रखेंगे। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, यानी 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है, 3 न्याय की बात की गई है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। यूपीपीएससी, यूपीएससी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए जो कि आपका जून में होगा, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए और इस टेस्ट सीरीज़ में आप रैंक 1 स्कोर करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। यानी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको पीसीएस की तैयारी, उसके अलावा यूपी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी फ्री में करने का मौका मिलता है। इसके साथ यूपी लेखपाल के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए चल रही है अनअकैडमी की, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं, जिसमें वीडियो का बैच कोर्स है, ये भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इधर यूपी कांस्टेबल बैच में मेरी जीके की क्लासेस चल रही हैं और लोअर पीसीएस का आपका बैच आज से शुरू हो गया है। जीएस की टेस्ट सीरीज़ को आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको इन सारे कोर्सेज, इन सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी अनअकैडमी में करने को मिलती है, या डायरेक्टली आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी इन कोर्सेज़ की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर ही कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप चुनते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं IALI10। इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप चुनेंगे उसमें IALI10 रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा।
चलिए अब चलते हैं, इसके प्रस्तावना को हमने देख लिया, प्रस्तावना कंप्लीट हुआ। अब हम इसके अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे, इसके भाग को डिस्कस करेंगे। भारत के मूल संविधान में हम जानते हैं 22 भाग थे। अब इन 22 भागों को देखेंगे कौन कौन से। भाग 1 में जो दिया गया है, देखिए 22 भाग में जो सबसे पहला भाग है वो है, इसका जो टाइटल है, आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाता है, भारत के संविधान के प्रथम भाग में क्या वर्णित है, संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। यानी यूनियन एंड इट्स स्टेट, संघ और उसके अधीन जितने राज्य हैं उसका वर्णन भाग 1 में मिलता है। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं। ये डायरेक्टली प्रश्न है आपके, ऐसे पूछ लेगा भाग 1 में कुल कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किस में है, भाग 1 में है। दूसरा भाग क्या है, दूसरे भाग को हम बोलते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता, और नागरिकता के लिए अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान किया गया है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। तीसरा इम्पॉर्टेंट भाग है इसका फंडामेंटल राइट्स। इनके भागों को हम एक एक करके जितने भी आर्टिकल्स हैं डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने बात की है सिर्फ स्ट्रक्चर को समझेंगे कि कौन से भाग में क्या चीज़ वर्णित है, कौन सी अनुसूची का टाइटल क्या है, इस तरह से। तो अभी ये आपको समझ में आ रहा होगा। संविधान के भाग 1 में उसके संघ और उसके अधीन राज्यों की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की, भारत के नागरिकों के लिए सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, किस आधार पर दी जाएगी। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार, जिसको अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है। भाग 3 यानी भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में रखे गए, ऐसे पूछता है प्रश्न को। चौथा भाग है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यानी एक राज्य के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो भाग 4 में है। ये आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें मेंशन है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा हुआ है। तो ये आपको अभी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा और ये पहले आपने पढ़ा भी है। अब इसमें जो अगला भाग है, भाग यहाँ तो 4 हो गया, अब यहाँ समझने वाली बात देखिए, भाग 4 है। इसमें एक नया भाग जोड़ा गया था, ठीक है, एक नया भाग ऐड किया गया था, भाग 4A। भाग 4A जो है, हमारे देश के नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो 11 कुल मिलाकर के 11 ड्यूटीज़ इस भाग 4 में बताई गई थी। तो भाग 4A में आर्टिकल 51A है या आर्टिकल 51 का है, जिसमें भारत के नागरिकों के लिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ या इसी को मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहते हैं, जो भाग 4 में लिखी हैं। एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसकी अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी के तहत इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखेंगे, अगला है भाग 5। भाग 5 को हम बोलते हैं यूनियन यानी संघ। और आप जानते हैं यूनियन यानी संघ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट है संविधान का, भाग 5 या पार्ट 5 यूनियन में आपकी कार्यपालिका आएगी, यानी एग्जीक्यूटिव आएगा, यानी भारत की जो सरकार का स्ट्रक्चर है वो। दूसरा विधायिका यानी लेजिस्लेचर यानी संसद के प्रमुख अंग जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, और न्यायपालिका जुडिशरी भी इसी में आएगा। तो आर्टिकल यहाँ तक 51A हो गया। अब आर्टिकल 52 से 151 तक संघ के आर्टिकल्स हैं जो संघ के बारे में वर्णित है। इनको हम ऐसे ही पार्ट्स वाइज डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, कौन से भाग में क्या मेंशन किया गया है, डायरेक्टली सवाल यहाँ से पूछा जाता है। भाग 6 है राज्यों के लिए, ठीक है, स्टेट्स के लिए। जैसे यहाँ केंद्र सरकार का स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ भाग 5 में, यहाँ पर राज्य सरकार का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आर्टिकल 152 से 237 तक इसमें आएंगे सारे आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल 152 से 237 तक आएंगे। इसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका और राज्य की विधानपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। अब अगला भाग देखिए, जो अगला भाग है वो भाग है 7। भाग 7 को हमने अभी बताया, इस भाग को हटा दिया गया था संविधान से, इसलिए हमने इसको क्या किया है, मार्क किया है यहाँ पर। संविधान से ये भाग, जो भाग 7 है, संविधान से इस भाग को क्या किया गया था, निरसित किया गया था, हटा दिया गया था। और इस पार्ट 7 के जो इसमें जो भी प्रावधान थे वो अनुसूची 1 में
ऐड कर दिए गए थे। अगली देखिए संघ राज्य क्षेत्र। भाई यहाँ पर राज्य, यहाँ पर क्या हो गया, केंद्र सरकार की बात हो गई, राज्य की बात हो गई। अब यूनियन टेरिटरीज बसती हैं हमारी, ठीक है, यूटीज बसती हैं, यानी संघ राज्य क्षेत्र, तो वो भाग 8 में उनको जगह दी गई है। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक किस में है, भाग 8 में है, संघ राज्य क्षेत्र में है। अगला देखिए भाग 9, बेहद इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं, दी पंचायत के आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ। ये ऐसे पूछा हुआ है, भारत में पंचायतों का जिक्र किस भाग में किया गया है, और पंचायतों के लिए आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है। 243 से लेकर 243 ए बी सी डी करके 243 ओ तक आर्टिकल इसमें शामिल है, यानी पूरे 243 आर्टिकल इसमें है। सॉरी, पूरा नहीं है, 243 से ओ तक के आर्टिकल्स इसमें हैं। इसके बाद अगला भाग है, देखो अगला भाग क्या है, अगला भाग है भाग 9A। इसमें नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है। भाग 9A में है म्यूनसिपैलिटीज़। भाग 9A में क्या है, नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जिसमें आर्टिकल 243 पी से, ओ के बाद क्या आएगा, पी ही आएगा ना, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में प्रावधान है संविधान के आर्टिकल्स के रूप में। और 9B को इसमें सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया भाग 9B में, और इसमें अनुच्छेद 243 जेड जी से 243 जेड टी तक है। ठीक है, ये वाला भाग ऐड किया गया बाद में, ये वाला भाग ऐड किया गया, और एक भाग 4A ऐड किया गया। तो 3 भाग तो ये हो गए जो ऐड किए गए, और एक 7वां जो हटा दिया गया हमने वो देख लिया। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में है अनुच्छेद 244। और पार्ट 11 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच में, संघ और राज्यों के बीच में संबंध 245 से 263 आर्टिकल तक हैं। आर्टिकल नंबर यानी रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आर्टिकल 12 देखेंगे, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स के बारे में 264 से 300 तक बताया गया है। अगला देखेंगे भारत के भाग 13 में भारत के, देखो हमने जो अभी भाग 9 तक पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से एक प्रश्न बनता है आपको डायरेक्टली। भाग 13 में क्या मेंशन है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अगला देखें, यानी यहाँ पर क्या है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य होता है उसके लिए। भाग 4 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, संघ और राज्यों के क्षेत्र के बीच में जो सेवाएं होती हैं वो आर्टिकल 308 से 323 तक हैं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। और एक भाग 14A इसको ऐड किया गया था यहाँ देखिए ये क्या है, भाग 14A अधिग्रहण, अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक। तो ये चारों भाग जो ऐड किए गए थे वो भी हमने देख लिए। इसका मतलब होता है अधिकरण का, इसका मतलब होता है ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, अब देखिए भाग 15 इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, इलेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्शंस के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 15 में किए गए हैं, अनुच्छेद 234 से 239। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरीज, 330 से लेकर 342 तक। और भाग 17 में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको भी, भाग 17 में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक मेंशन है। 18वां भी इंपॉर्टेंट है, आपातकाल उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस, इसमें किए 352 से 360। और भाग 19 है प्रकीर्ण, इसको बोलते हैं मिसलीनियस आर्टिकल्स हैं, इसमें मिसलीनियस टॉपिक्स पर हैं। भाग 20 में है संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, आर्टिकल एक ही है इसमें 368 की, कई बार पूछा हुआ है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, आंसर होगा 368। और किस भाग में है, भाग 20 में। अब भाग 21 देखिए, इसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में क्या है, भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, शॉर्ट टाइटल्स एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट इसमें मेंशन किए गए 393 से लेकर के तो 395 तक आर्टिकल इसमें मेंशन है। अब जो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भाग याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं उसको सुन लीजिएगा। भाग लास्ट में भी आपको याद रखना है, ठीक है, भाग 20 याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या बताया, याद क्या रखना है इसमें, इनके टाइटल्स को, यानी इनका जो मुख्य विषय है किस पर आधारित है ये। ठीक, भाग 18 में आपातकालीन को आपको याद रखना है, इसमें राजभाषा को याद रखना है, इलेक्शन को याद रखना है, साथ ही आपको यहाँ पर ये रिलेशन याद रखना है,
दूसरा नगर पालिकाएं, ये दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं, ये भी याद रखने हैं। पंचायत वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शुरुआत के 6 ये याद रखने हैं। इतना आप याद रखेंगे इन पार्ट्स में, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हो गया हमारे लिए संविधान को समझने के लिए। जब हम शुरू करेंगे तो एक एक भाग को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक आर्टिकल को आपको समझाएंगे। अब हम बात करेंगे हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में। अच्छा, हम कह रहे थे कि संविधान के मूल संविधान में जो थे 22 भाग थे और अब 25 हैं। पहले इनको गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि हटा दिया गया था 7 के बाद। 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हुआ आपके 25 आर्टिकल, ठीक है। एक हटाया गया था, 4 ऐड किए गए थे। चलो अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। संविधान की जो अनुसूचियां हैं टोटल कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? सवाल देखिए, अनुसूचियों पर और पार्ट्स पर पूछा ही जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, अवॉइड नहीं करना। और इनमें से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ इसको समझते चलिए मेरे साथ। जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है इसकी। इसमें क्या है? इसमें भारतीय राज्य, जितने भी भारत के राज्य हैं और जो संघ शासित क्षेत्र हैं, उनके नाम और उनके अधिकार क्षेत्र इसमें बताए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में पहली अनुसूची में भारतीय राज्य बताए गए हैं, उसके संघ शासित भारत के राज्य, जितने भी स्टेट्स हैं भारत के और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नाम और उनके अधिकार क्षेत्र यहाँ पर हैं। अभी कितने स्टेट्स हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं भारत में, वो सब इसमें ही वर्णित है। ये प्रथम अनुसूची पर एक सवाल पूछा जाता है, जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म किया गया था, राज्य का दर्जा खत्म किया गया जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर में क्या किया गया उसको? जम्मू कश्मीर को जो है अब दो यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया है ना, 2 यूटीज़ में डिवाइड किया गया। तो ऐसा करने से भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची प्रभावित होती है? तो सवाल आएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने से संविधान की किस अनुसूची पर फर्क पड़ता है, किस अनुसूची को जो है ये प्रभावित करती है? तो अनुसूची 1 को प्रभावित, यानी क्योंकि जैसे ही हम जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन बिल आया, वैसे ही दोनों सदनों में ये पास हो गया और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म होकर के अब ये जम्मू कश्मीर का नाम राज्य से हट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में ऐड किया गया, यूटीज़ के रूप में ऐड किया गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जब तेलंगाना राज्य बनाया गया था तो ऐसे सवाल पूछा जाता है, कोई भी राज्य जब क्रिएट होगा, कोई भी यूनियन टेरिटरी क्रिएट होगी, तो इससे जो अनुसूची प्रभावित होगी वो प्रभावित होगी नंबर 1 अनुसूची प्रथम अनुसूची, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे इसमें जिस भाग 7 की हम बात कर रहे थे उसको संविधान से हटाया गया था, और उसके हटाने के बाद जो उसके प्रावधान थे संविधान के भाग 7 के, वो राज्य से संबंधित प्रावधान थे, वो अनुसूची 1 में डाल दिए गए, ठीक। अनुसूची नंबर 2 में क्या लिखा गया है? जो भारत में अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, अलग अलग पदों पर आसीन जो अधिकारी हैं कौन कौन से होंगे? जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, चेयरमैन होंगे आपके राज्यसभा के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, एजीआई, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, इनके वेतन, ठीक है, इनकी सैलरीज, इनके पेंशन, इनके अलाउंसेस, पेंशन अलाउंसेस और वेतन भत्ते, इन सब का जिक्र किया गया है दूसरी अनुसूची में, सेकंड शेड्यूल में। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है प्रश्न इस पर, ठीक है। याद रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति और जो राज्यों के गवर्नर होते हैं, उनको जो वेतन मिलता है, उनको जो सैलरी मिलती है, उसको सैलरी नहीं कहा जाता है, उसको हम कुछ और बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एमोल्यूमेंट्स, उपलब्धियाँ, ठीक है, एमोल्यूमेंट्स बोलते हैं। और ऐसे ही जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो सॉलिसिटर जनरल हैं, इनके वेतन को हम बोलते हैं रिटेनर, ठीक है, रिटेनर। एक पॉइंट यहीं और याद रखेंगे, जितने भी अधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते जो हैं, उनके जो वेतन, जो सैलरी हैं, वो डिसाइड की जाती हैं किसके द्वारा? संसद निर्धारित करता है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रिटेनर यानी इनके वेतन को राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मेंशन कर लीजिएगा। तीसरा शेड्यूल नंबर 3, विभिन्न पदाधिकारी जो हैं इनकी शपथ का फॉर्मेट कैसा होगा, क्या लिखा होगा, शपथ में क्या पढ़ा जाएगा, वो सब इस अनुसूची 3 में है। पूछा हुआ है प्रश्न इस पर। चौथी अनुसूची में जो बताया गया है, जो राज्य हैं, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, देखिए जो 4th शेड्यूल है, इसमें बात की गई है एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स,
जो राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभा से राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों की विधानसभा से जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनसे जो राज्यसभा में जो सीट्स हैं उनका आवंटन कैसे किया जाएगा, वो 4th शेड्यूल में है। यानी इसको ऐसे बोलेंगे, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उससे कितने कितने मेंबर्स राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। ठीक। अनुसूची 5 में लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कानून 5वीं शेड्यूल में है। अब छठे में देखेंगे हम, छठी जो 6th शेड्यूल है इसमें क्या बताया गया है, इसमें विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं। स्पेशल कुछ प्रोविजंस हैं इसमें, प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। कौन कौन से हैं ऐसे, एक असम है, एक मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चार राज्यों के लिए विशेष स्पेशल, इनको ही कहा जाता है, इन चारों को कहा जाता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का दर्जा दिया गया है इन चार राज्यों को। इन चार राज्यों के विकास के लिए जो भी होगी केंद्र की भागीदारी, ठीक है, और इसमें जो है केंद्र की ज़्यादा होती है, राज्य की थोड़ी कम होती है, क्योंकि इन राज्यों में संसाधनों की भी थोड़ी कमी रहती है। अब देखेंगे 7वीं अनुसूची को। 7वीं अनुसूची बेहद इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, सवाल यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हम मार्क कराएंगे कौन सी अनुसूची आपको ज़्यादा फोकस करनी है। तो इसमें है 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, इसमें बताया गया केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियों को इसमें बांटा गया है। जैसे इसमें 3 तरह की लिस्ट है, ठीक है, इसमें 3 तरह की लिस्ट बताई गई हैं, 3 तरह की सूचियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी सूची है इसमें, एक तो है यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, या संघ सूची, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, या स्टेट लिस्ट, सॉरी ये स्टेट लिस्ट है, और ये तीसरी है, इसको बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। अब इन तीनों सूचियों में क्या बताया गया है, ये सवाल हम कई बार वैसे डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। तो इसमें जो यूनियन लिस्ट है, संघ सूची में कुछ ऐसे विषयों को दिया गया है, ऐसे विषय बताए गए हैं जिस पे केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का या संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिसमें राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। और जो संघ सूची है, संघ सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती। लेकिन जो संवर्धित सूची कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर ये दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, राज्य बनाया जा सकता है, तो चाहे तो राज्य बना सकता है, चाहे उसको संघ बना सकता है। ठीक है, अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि इसमें कौन सी सूची में कितने विषय थे। ठीक है, अब इसमें संघ सूची की हम बात करें, संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र द्वारा या केंद्र सरकार या कह लीजिए आप संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो अभी इस सूची में कुल मिलाकर 100 विषय हैं वर्तमान में, लेकिन लिखे जाते हैं 97। ठीक है, 97 विषय, अभी 100 हैं लेकिन एक्चुअल कितने हैं, वो 97। जैसे इसमें जैसे डिफेंस है, रक्षा से संबंधित, भारत की देश की सुरक्षा या रक्षा से संबंधित जो कानून बनेंगे उससे संसद बनाएगी या केंद्र ही बनाएगा। ठीक है, केंद्र के अधीन आकर। सैन्य बल है, परमाणु शक्ति है, इस तरह से। अब ऐसे ही देखेंगे इसमें कौन कौन से विषय आते हैं संघ सूची में। संघ सूची में कुछ विषयों को यहाँ आपके सामने लिखा गया, जैसे डिफेंस पर कानून बना सकती है केवल संघ, है ना, केंद्र सरकार। मिलिट्री फोर्सेस पर भी, जनगणना, डाक, रेलवे, नागरिकता, विदेशी मामले, मुद्रा, निर्वाचन, संघ लोक सेवा आयोग, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये जितने भी यहाँ पर ये सब ये क्या हैं, ये विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ का है, राज्यों का कोई हस्तक्षेप इनमें नहीं है। जैसे नेशनल वाटरवेज है, नेशनल हाईवेज हैं, पासपोर्ट वीज़ा है, ठीक है, वॉर एंड पीस है, फॉरेन ट्रीटीज़ और पैक्ट हैं, यूएनओ हैं, इन मिनरल्स हैं, इन सब पर कानून कौन बनाएगा, इस पर कानून संघ यानी कि केंद्र बनाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे राज्य सूची। राज्य सूची को हम जो है अभी अगर इसमें बांटें, राज्य सूची में जो कुल इसके अंतर्गत जो है 61 विषय आते हैं, लेकिन इसमें पहले कितने हुआ करते थे, 66 विषय हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जब संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 आया था, 66 विषयों में से 5 विषय जो थे वो निकाल दिए गए। 5 विषय निकाल दोगे 66 में तो कितने बचेंगे, 61। तो ये वाले जो हमने लिखे हैं वर्तमान के हैं, और जो ब्रैकेट में अभी शुरू में लिखे थे हमने वो क्या है, मूल
ठीक है, ठीक है, मूल विषय थे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल क्या बनता है आपकी परीक्षा में आता है कि इनमें से कौन सा विषय केंद्र सूची का है, इनमें से कौन सा विषय आपका राज्य सूची का, इनमें से कौन सा विषय आपका कॉन्करेंट लिस्ट का है, ऐसे पूछता है। तो देखिए स्टेट लिस्ट या राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, इसमें लोक प्रशासन आता है, जेल कारागार, इन सब पर जो है राज्य ही कानून बना सकते हैं, केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नेंस पर कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है। पब्लिक हेल्थ, लिकर, रोड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लैंड, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड रेवेन्यू, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के। अगली सूची हमारे पास है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में से देखेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में हमने बताया था आपको, इसमें कुल जो है 52 है विषय, लेकिन पहले ये 47 थे, ठीक है, जिसमें से 5 इसमें से उठ करके आ गए थे, 47 और 5 कितने होंगे, 52 हो जाएंगे। इसमें देखिए संवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, वेइंग, ये सब क्या है संवर्ती सूची में। इसमें केंद्र सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, चाहे राज्य बना सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरी लगता है। 8वीं अनुसूची देखेंगे, 8th शेड्यूल में भारत की जो 22 राजभाषाएं हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र इस 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो 22 भाषाएं भारत के मूल संविधान में अगर देखोगे तो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस थी, बेसिक लैंग्वेज, जिसमें असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, साथ ही मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये थी 14 भाषाएं। इस 14 के बाद में ये अभी कितने बता रहा है यहाँ पर, 22 भाषा बता रहा है। तो 14 जब पहले थी तो इसमें जाहिर है कि 8 और ऐड की गई होंगी। 8 जो ऐड की गई थी उनमें कौन कौन सी थी आपकी, एक तो 15वीं भाषा जो थी वो सिंधी ऐड की गई थी, इसमें 21वां संविधान संशोधन किया गया था। फिर उसके बाद में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 ऐड की गई 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ऐड की गई थी। ये आपको समझ में आ गया। अब देखें नेक्स्ट, जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, ये भूमि सुधार के कानून इसमें हैं। तो इस संविधान में ये देखो 8 अनुसूची थी वर्तमान, मतलब मूल संविधान में 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। इसमें जो पहला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, प्रथम संशोधन अधिनियम के तहत इसमें भूमि सुधार के कानून बना दिए गए थे। भूमि के सुधार संबंधित मामले इसी सूची में शामिल हैं। 10वीं अनुसूची 1992, ये सब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये संशोधन अधिनियम के तहत ऐड करके जोड़ी गई हैं, ऐड की गई हैं। तो इसमें दल विरोध नीति या दल बदल कानून इस सूची में शामिल किए गए हैं। अगला देखिए 11वीं अनुसूची, इसमें 11वीं जो अनुसूची है, जो 11वीं अनुसूची है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था, इसके तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची आई, 12वीं अनुसूची में क्या किया गया, इसमें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये दोनों संविधान संशोधन एक ही वर्ष में किए गए थे, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसमें कुल विषय आपको कितने दिए हैं, 29 विषय, इसमें इन 29 विषयों पर इसमें बात की गई है और इसमें 18 विषयों पर बात की गई है, ठीक है। ये जो 12वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, नगरीय सुशासन से है, म्यूनसिपलिटीज़ से है, ठीक है। म्यूनसिपलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया 12वीं अनुसूची में, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम इसके लिए किया गया था। मैंने कहा था कि इनको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अनुसूचियों को भी, साथ ही किसको, पार्ट्स को भी। तो आज हमने डिस्कस कर लिया अनुसूचियाँ, भाग और प्रीएम्बल को। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आपको, और इनको अब हम एक एक करके अपने नेक्स्ट क्लास से शुरू करें।